Jai Hind students, class 11th, exercise 16.3 we have to start today. Probability is going on बच्चों, probability पढ़ रहे हैं हम और 16.3 के जो बेसिक्स हैं पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि आपने 9th और 10th में जो पढ़ा वो या तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच थी, यानी कि सांख्यिकी रूप से उसको किया जाता था। आपको डेटा दे दिया जाता था और कहते थे कि प्रोबेबिलिटी बताइए, देखना 9th की बुक उठाकर, उसमें ऐसे ही था, है ना। इसके बाद थी क्लासिकल अप्रोच। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लासिकल अप्रोच के जो कहना चाहिए रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे और उसका नाम हो गया एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब बच्चों सुनो, एक्सियोम आपने 9th क्लास में पढ़े हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री में। एक्सियोम्स क्या होते हैं? सेल्फ स्टेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी उसको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है, वो प्रूव्ड हैं, मतलब सबके द्वारा मान लिए गए। जैसे कि जो पूर्ण होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है। हाँ जी, होता है, क्यों नहीं होता। दो इक्वल चीज़ें, उनमें इक्वल चीज़ें जोड़ दी जाए तो वो फिर भी इक्वल रहती हैं, जो आउटपुट्स आते हैं वो इक्वल। इस तरह से हमने 7 एक्सियोम्स तो एटलीस्ट 9th क्लास में पढ़े थे। तो एक्सियोम्स होते हैं सेल्फ स्टेटेड स्टेटमेंट्स, यानी कि कुछ रूल्स होते हैं, है ना, कुछ नियम होते हैं, ठीक। तो अब हम एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं और जो रूल्स आपको बताए जाएंगे। आपको पता है प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आ चुका है, देखो सेट्स आ चुके हैं, है ना, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आ चुका है, ठीक। अभी 12th क्लास में इसमें आने वाली है बायनोमियल थ्योरम। अगर आपने एक्सियोम्स और एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी की अप्रोच ठीक से नहीं पढ़ी ना, तो फिर यहाँ आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम नहीं होगी, होगा तो इजी, लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसे क्वेश्चंस माइंड में आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक्सियोम्स यानी कि रूल्स, कुछ नियम। तो 3 नियम है, आप ये मानकर चलिए। फर्स्ट रूल बच्चों ऐसा है कि एक सैंपल स्पेस है, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सैंपल पॉइंट कहते हैं ना, और ओमेगा से हम उसको डिनोट करते हैं। तो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ऐसा मान लिया कि उसमें ओमेगा n सैंपल पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सैंपल पॉइंट्स हैं। तो हर सैंपल पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ, हर सैंपल पॉइंट की जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, वो बच्चों 1 के बराबर या उससे छोटी होगी और 0 के बराबर या उससे बड़ी होगी। ये कोई नई चीज़ नहीं है, 10th क्लास में फिलिप्स में था ये, लेकिन फिर भी अब इसको नए तरीके से सीखेंगे। हर सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी या बराबर, 0 से बड़ी या बराबर। 0 से बड़ी का एक और मतलब निकलता है, एक तो ये है कि बड़ी है, चलो हाँ, एक और मीनिंग है बच्चों की निगेटिव नहीं है ना। ये भी तो समझ में आता है इसमें से कि निगेटिव नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी निगेटिव, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 ऑल्सो, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल था, कितना सिंपल था, पढ़ा हुआ था, कुछ नया नहीं निकला इसमें। सेकेंड में आ जाइए। सेकेंड रूल है बच्चों, हम इन सारे सैंपल पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी अगर ऐड कर दें, ठीक, ओमेगा 1 की प्रायिकता, ओमेगा 2 की प्रायिकता, ओमेगा 3 की प्रायिकता करते जाएं ऐड, अंत में आ जाएगी ओमेगा n की प्रायिकता। इन सब का सम हमेशा 1 होना चाहिए, याद रखिएगा। एक सैंपल स्पेस की सभी सैंपल पॉइंट्स की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होगा, ठीक। एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डाई का। एक डाई फेंकी आपने, उसमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 संभावनाएं हैं। तो ये सैंपल पॉइंट्स होगा, ये सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। और ये इक्वली लाइकली इक्वेट, सम संभाव्य, यानी कि जितने चांसेस 1 के आने के हैं उतने ही चांसेस 5 के आने के, उतने ही चांसेस 2 के आने के हैं। वो सिक्के पे कोई, वो डाई पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो बिल्कुल बढ़िया डाई है। तो हर
सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 1/6 है ना। तो अगर मैं इसकी 1 की प्रोबेबिलिटी लूँ 1/6, 2 की ली 1/6, 3 की ली 1/6, 4 की भी, 5 की भी और 6 की भी ऐड कर दिया तो 6/6 1 आ गया, है ना। ये कहने का मतलब है कि सभी सैंपल पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब तीसरा रूल इसी से बन रहा है एक तरीके से। मान लीजिए कि सैंपल स्पेस की जगह मैंने कोई इवेंट सेट ले लिया, कोई घटना ले ली, ठीक है। तो उस घटना में सारे n तो आए नहीं, कुछ आए, है ना। तो समझो उसमें 3 आ गए, ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3। तो अगर मैं ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी लूँ प्लस ओमेगा 2 की प्रोबेबिलिटी लूँ प्लस ओमेगा 3 की प्रोबेबिलिटी लूँ तो इनका सम a की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होना चाहिए। कुछ कुछ ये इससे मिलता है, लगता है ऐसा, है ना। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रतिदर्श समष्टि होता है यानी कि सैंपल स्पेस होता है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। बोलो, आई बात समझ में? ये किसकी थी? पूरे 6 इवेंट्स की थी ना। इन सबका सम कितना आया था? 1। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो S है यानी कि सैंपल स्पेस है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा मैक्सिमम यानी कि 1 रहती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई? अभी इसको और क्लियर करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to n p ओमेगा आई, यानी ये आई मतलब n तक जा रहे हों, अगर पूरे n हो तो I वेरीज फ्रॉम 1 to n ओमेगा आई की प्रोबेबिलिटी, यानी 1 दिया तो p ओमेगा 1, 2 दिया तो p ओमेगा 2, 3 दिया तो, और प्लस का साइन बीच में लगेगा क्योंकि ये जो सिग्मा होता है ना, इसका मतलब ही होता है समेशन, यानी इन सबका टोटल जोड़ना। ठीक है, तो ये हो गया। ये बच्चों छोटे छोटे से 3 रूल्स हैं। ठीक, अच्छा एक इसका एग्जाम्पल भी ले ले। चलिए लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो उसमें आया HH, HT, TH एंड TT, 4 आएंगे, है ना। और मैंने एक इवेंट सेट ले लिया। इवेंट सेट में मैंने क्या ले लिया कि एटलीस्ट वन हेड ले लिया, ठीक है। तो HH, HT एंड TH, गॉट इट। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, HH की प्रोबेबिलिटी, सुनना बच्चों ध्यान से। एक कॉइन जब टॉस होता है तो या तो उसमें से हेड, उसका हेड आता है या तो टेल आता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? आधी, बिल्कुल जस्ट हाफ, 50%, 1/2 है ना। और टेल आने की भी 1/2। यहाँ पर HH है ना, यानी कि 2 सिक्के हैं अगर, तो एक सिक्के की H आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और दूसरा सिक्का और एंड वाला और, है ना, दूसरे सिक्के की भी 1/2। ठीक, तो HH की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बच्चों? 1/4 हो गई ना HH की प्रोबेबिलिटी। इसकी ले लो, इसकी भी 1/2 इंटू 1/2, 1/4, इसकी भी 1/4। तीनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? 3/4, है ना। और वैसे भी देखो 1, 2, 3, तो A में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। और S में कितने हैं? 1, 2, 3, 4। 10th क्लास में आपने पढ़ा था ना, PA इज इक्वल टू NE/NS, है ना। तो NE यानी कि 3, NS मीन्स 4। उस चीज को मैंने ऐसे आपको समझाया, ठीक है। तो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली, दूसरे की निकाली, तीसरे की इधर, और ऐड कर दिया, तो इस पूरे इवेंट A की प्रोबेबिलिटी आ गई। गॉट इट। अब सुनो, आप ये सोच सकते हो कि मैम जब 3/4 डायरेक्ट टास्क हमारे पास है तो क्या ज़रूरत है ऐसे करने की? बच्चों ज़रूरत है। कैसे? अगर आपका कॉइन बायस्ड होता, देखो बायस्ड मतलब जिसके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई हो, हाँ, जो सही ना हो, जैसे कि कुछ उसको सरफेस को थोड़ा टिल्ट कर दिया। अब जो बेईमानी करते हैं उनको तो तमाम तरीके होते हैं। थोड़ा सा सरफेस को ऐसे कर दिया कि आप कितना भी कुछ भी करो वो उसी तरफ से गिरेगा, ये समझो हेड ही गिरेगा,
टेल गिरेगा ही नहीं, टेल वाली सरफेस को थोड़ा सा ऐसे कर दिया और हेड वाली सीधी रखी, तो ज़्यादातर वो उल्टा ही गिरेगा जिस तरफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। कुछ फिजिक्स देख लेना। तो ऐसा हो सकता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो और 3/4 हो, चलो मान लो, हाँ, और एच आने की 1/4 हो, तो ये सब डेटा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एच की 3/4 है तो 3/4 इंटू 3/4 9/16, यहाँ 3/4 इंटू 1/4 तो 3/16 चेंज हो गई ना, चेंज हो गई। तो ये चीज़ें अभी सिलेबस में शायद ही आगे आके मिले, एक आध जगह मिलेंगी, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये आपको आगे की प्रोबेबिलिटी में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो डायरेक्ट 3/4 भी ठीक है, अभी तो आपके लिए ठीक है, क्योंकि सभी इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, संभाव्य हैं। कहीं पर जब बायस्ड आएंगे, है ना, बेईमानी वाले आएंगे, तब हम देखेंगे हमें क्या करना है, आपको सिखाएंगे उस समय। ठीक है, तो अभी इस पेज में यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी मैंने सिखाया वो आपको समझ में आया होगा। पढ़ाई किसको कहते हैं? पढ़ाई, आप पढ़ते हो, मम्मी पूछती है पढ़ाई करी बेटा, हाँ मम्मी करी। एक्चुअली पढ़ाई का मतलब क्या है? आपने जो पेज खोला उसके यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया, उसको पढ़ाई कहते हैं। खोलकर बैठे रहे घंटों, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, उसको पढ़ाई नहीं कहते। ठीक है, पढ़ाई मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक सब समझ में आ गया, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर करते हैं बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन 1 लिख के रखा है, तो डिस्टर्ब नहीं करते इसको। यहीं पर थोड़ी सी एक दो चीज़ें बस और बतानी है, फिर हम सम्स पर आ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ बच्चों मुझे बतानी है कि इक्वली लाइकली जो आउटकम्स होते हैं, लिसन, इक्वली लाइकली, ठीक है, हिंदी में कहते हैं संभाव्य, यानी कि सबके आने के चांसेस बिल्कुल इक्वल हैं, सबके चीज़ जो आएंगी वो सब इक्वल है। जैसे कि कोई डाइस है, फिर से वही बात आ जाती है, डाई है ना, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखा है, बिल्कुल परफेक्ट डाई है ये, कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो 1 आने के चांसेस भी 1/6, पी इसके आने के चांसेस भी 1/6, ऐसे। ठीक है, तो यानी कि 6 आउटकम्स है, मान लीजिए है क्या, मान लीजिए क्या है, 6 आउटकम्स हैं, एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी है P, तो 6 आउटकम्स की आप ऐड कर दो, ऐसे, है ना, 1 2 3 4 5 6, और इनका सम कितना होना चाहिए, 1। अभी आपको बताया ना लास्ट पेज पे कि सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। ठीक है, इसको आपने ऐड किया तो क्या हो गया, 6P, या 6 इंटू पी इज इक्वल टू 1। तो एक की कितनी हो गई, P की कितनी हो गई, 1/6, यानी कि नाक को ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, सब एक जैसी बात है। डायरेक्ट 1/6 कैसे लेते हैं वो अलग बात है। यहाँ पर आपको अगर मालूम नहीं है ना, आपको मालूम नहीं है कैसे लेते हैं, आप तो P ले लो, P प्लस P प्लस P प्लस P प्लस P प्लस P, 6 बार जोड़ दिया तो हर एक की कितनी हो गई, 1/6। तो अगर इंडिविजुअल की मालूम करनी है तो ये भी एक बड़ा प्यारा सा तरीका है कि नहीं है। चलिए आगे की बात, और एक आखिरी बात, नहीं दो बातें और है। एक बात ये है बच्चों, A और B, इसको हमने आपको सिखाया था, बोलते हैं A यूनियन B। चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक सेट है A, इसमें है HHT, एक सेट है H, उसमें सॉरी एक सैंपल पॉइंट है HTH, दूसरा है THH, अपने मन से ले लिया मैंने कुछ भी, हाँ, और B में ले लिया बच्चों HTH, THH और HHH, अपने मन से कुछ भी 3 आइटम्स मैंने ले लिए। A यूनियन B कितना होगा, HHT, पर A सेट तो पूरा लिख ही लो, है ना, HHT, HTH, THH। अब देखो HTH आ चुका है, यस, THH भी आ गया, HHH नहीं आया, HHH लिख दो, ऐसे। ठीक, अब मुझे बताओ A की प्रोबेबिलिटी कितनी है, A की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, नो सॉरी 3/8 है, क्योंकि S मैंने बनाया नहीं है, तो यहाँ पर हम अगर 1/1 लें तो कितनी आएगी, देखो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, फिर आएगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो
इस तरह से ये हो गई 3/8। ठीक है, देखो सैंपल स्पेस नहीं बनाया था ना, और पहले हमने 2 सिक्कों वाले सवाल किए तो बाय मिस्टेक मैंने 4 बोल दिया। 3/8। ऐसे ही बच्चों जब आप बी की करोगे ना तो उसमें भी आपको मिलने वाला है 3/8, है ना। लेकिन अगर आप ए यूनियन बी की निकालोगे तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा? 4/8, है ना, यानी कि 1/2। तो अगर मैं सोचूं कि पी ए यूनियन बी का मतलब पी ए प्लस पी बी होता है, तो क्या मेरी सोच सही है? आपने अभी अभी देखा कि पी ए 3/8 है, पी बी 3/8 है, ए यूनियन बी 1/2 है। तो क्या पी ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी के इक्वल है? नो, नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो हमको रूल ही मालूम है, हमको मालूम है कि पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सॉरी, हमने एन के हिसाब से पढ़ा है, एन ए प्लस एन बी, है ना, याद आया? एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों यही रूल पी के लिए भी लागू होता है, यानी कि प्रायिकता के लिए भी यही रूल लागू होता है। ठीक, अब एक बात, आपने पढ़ा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी वो इवेंट्स जिनमें कुछ कॉमन ना हो। अब इसमें देखो एच, ये दो एलिमेंट्स कॉमन आ गए। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता, अगर ए होता एच 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 टी एच, ठीक है, बी होता टी टी एच टी, ऐसे होता। ठीक, तो अब पी ए कितना होता है बताओ? पी ए होता 1/8 प्लस 1/8 2/8 होता, है ना। बी कितना होता? पी बी भी 2/8 होता। और हम ए यूनियन बी ले ले अगर, तो इसमें चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे, एच 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 टी एच एन टी एच टी, चारों एलिमेंट्स आ गए। तो अब इसकी कितनी हो गई? 4/8। तो 2/8 प्लस 2/8 इज इक्वल टू 4/8 आ गई ना। तो यहाँ पर तो इक्वल आ गई, समझो बात को, यहाँ नहीं आई थी लेकिन यहाँ आ गई। तो क्या फर्क रहा दोनों में? अब मैं इसको यहाँ करती हूँ, देखना जरा। देखो, अगर ए इंटरसेक्शन बी खाली है, ए इंटरसेक्शन बी खाली है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तब ये बात सही है कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। गॉट इट? अगर ए यूनियन बी अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, तब ये बात एक रूल की तरह काम कर सकती है। गॉट इट? ये आपको मेरी बात समझ में आ गई? इसको याद रखना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ऐसा होता है और सब जगह ऐसा नहीं होता। ठीक, अब आखिरी चीज है बच्चों, लास्ट, बिल्कुल लास्ट। अब इसके अलावा इसके बाद कुछ नहीं, लास्ट है नॉट ए। नॉट ए या फिर ए नहीं, इसके बारे में चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। चलो एस लेते हैं। एस मैंने लिया 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, ए मैंने अपने मन से ले लिया 2 4 6। ठीक है, तो ए डैश क्या होगा? बोलो, ए डैश होगा 1 3 5। ठीक है, तो ये देखें P2 प्लस, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, सुनो, 6 है ना, इसको 7 8 भी कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया 2 4 6, ये है 1 3 5 7, थोड़ा सा और बढ़ा दिया। ठीक, तो P2 प्लस P4 प्लस P6, इसमें 7 और 8 दोनों डाल दो, 7 एंड 8 दोनों डाल दिए। ठीक है, P2 प्लस P4 प्लस P6 कितना होगा? ये 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, देखो 8 है ना, तो 1/8 आएगी। कितनी आ गई? 3/8। अगर ए डैश पर जाओ तो 1 की कितनी होगी? 1/8, 3 की भी 1/8, 5 की भी 1/8,
7 की 1/8, 8 की भी 1/8, 1 2 3 4 5, ये कितनी हो गई 5/8। यानी कि अगर मैंने पी ए प्लस पी ए नॉट लिया तो कितना आया 1 आया कि नहीं, देखो 3/8 प्लस 5/8 क्या बन गया 8/8, 8/8 से कितना आ गया 1, है ना। तो अगर पी ए और पी ए डैश को जोड़ा जाता है तो कितना आ जाता है 1 आ जाता है ना। और ऐसे भी चलो ये हो गया, इसका मतलब पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी नॉट या नॉट पी, ठीक है। या फिर अगर तुमको ए नॉट चाहिए तो कैसे निकालोगे 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए करने से पी ए नॉट आ जाता है और 1 माइनस पी ए नॉट करने से पी ए आ जाता है, ठीक है। और इसको थोड़ा अच्छे से एक चीज शॉर्ट में समझा दूं फिर आगे बढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन ए डैश, बताइए क्या होता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश हमेशा 5 होता है। ये बताओ ए यूनियन ए डैश क्या होगा, ए यूनियन ए डैश हमेशा एस होगा। अब मैंने ये ले लिया पी ए यूनियन ए डैश, ठीक, इज इक्वल टू पी एस, दोनों तरफ की मैंने प्रोबेबिलिटी ले ली। अब चूंकि ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या है 5, तो हम इसको पी ए प्लस पी ए नॉट लिख सकते हैं। देखो ना अभी तो सीखा हमने, अगर इंटरसेक्शन 5 हो तो यूनियन में केवल प्लस लग जाता है, तो ये लग गया इज इक्वल टू पी एस हमेशा कितनी होती है, पी एस हमेशा 1 होती है। एक बड़ी छोटी सी प्यारी सी चीज है जो मैंने आपको बताई। देखो ए इंटरसेक्शन ए डैश हमेशा खाली होता है, ए यूनियन ए डैश हमेशा एस होता है ना। अब ए यूनियन ए डैश की प्रोबेबिलिटी और एस की प्रोबेबिलिटी, एस की प्रोबेबिलिटी 1 और इसकी हो जाएगी बस बीच में प्लस आ जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन खाली है। इसका मतलब probability of an event plus probability of not event is equal to 1। हमेशा याद रखना, अगर आपको पी ए चाहिए तो आप 1 माइनस पी ए डैश कर सकते हो, अगर आपको पी ए डैश चाहिए तो आप 1 माइनस पी ए कर सकते हो। गॉट इट, आया समझ में। चलिए अब हम एक्सरसाइज 16.3 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिदर्श समष्टि S जिसमें ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 अप टू ओमेगा 7 के परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है। Which of the following cannot be valid assignment of possibilities of probabilities for outcomes of sample space this। परिणाम यानी कि असाइनमेंट्स बच्चों ये हैं और ए बी सी डी ई 5 केसेस हैं, ठीक। हमने क्या क्या सीखा, हमने कुछ बातें सीखी ना, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और सभी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है, ठीक। तो इनको जोड़कर देखो, जोड़कर देखें 6 and 2 8, ठीक है, 8 and 1 9, तो 0.9 तो ये हो गया। यहाँ पर 3 5 और 3 8, 9 और 1 10, तो ये कितने हो गई एग्जैक्टली 1 आ रहा है, इसका सम करके देखना। हाँ तो यस ये तो संभव है, ठीक। दूसरा केस लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है और हर एक की प्रोबेबिलिटी है, तो ये कितना हो जाएगा 7/7, है ना। तो ये भी यस, बात समझो आप, सबका सम एग्जैक्ट 1 होना चाहिए, हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं 7 और 6 13, ये तो पहले ही 1.3 हो गया, इनको तो अभी मैंने जोड़ा ही नहीं, इन दोनों को जोड़ा और ये 1.3 हो गया, 1 से बड़ा तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। इन सब का सम करके देख लेना, अच्छा खासा 2 पॉइंट या 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो यहाँ पर आप लिख देना नो। यहाँ पर बच्चों 2 माइनस साइन चमक रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। तो गया ये भी काम, अपने लिए बेकार है, तो ये भी नो। ये देखो 15/14, 15/14 तो ग्रेटर देन 1 हो गया ना, 1 होल नंबर 1/14, 1 के साथ 1/14 और है, तो ये तो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये भी नो। केवल 2 केसेस में यस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी बच्चों मैंने नोट किए हैं।
एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? A coin is tossed twice. What is the probability स्पेलिंग गलत लिखी है, that at least one tail occurs? ठीक है, तो कम से कम एक पट, तो सबसे पहले बनाऊं बच्चों में S, H H H T T H T T, ठीक, कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड में हो गए एच एच, फिर हो गए एच टी, फिर हो गए टी एच, ठीक है, कम से कम एक हेड। प्रोबेबिलिटी देखो कैसे भी निकाल सकते हो, अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में जाती हूँ, ठीक है। एन ए कितना है 3, एन एस कितना है 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। वहाँ पर कोई हमसे पूछ नहीं रहा कि आप बोल नहीं रहा कि आप बिल्कुल एग्जीमेटिक अप्रोच लगा के करो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, सिंपल ऐसे हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एन ए अपॉन एन एस, एन ए अपॉन एन एस, ठीक है। 3/4 आ गया। थर्ड केस बच्चों ये है, एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या प्रकट होना, 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना, 1 या 1 से छोटी संख्या प्रकट होना, 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना और 6 से छोटी संख्या प्रकट होना। A die is thrown, find the probability of the following events। ठीक है, लाइन से पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट इवेंट, पहले तो डाई को फेंक तो लें, है ना, कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, है ना, पहले लिख ले 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट पार्ट, एक अभाज्य संख्या, अ प्राइम नंबर विल अपीयर, तो प्राइम नंबर इवेंट 1 ले लेते हैं, ठीक है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, 2 है 3 है और 5 है, तो 2 3 एंड 5। ओके, तो आपका पीई कितना बन गया, पीई 1 हो गया बच्चों NE1 अपॉन NS, दैट मीन्स 3/6, दैट इज 1/2। गॉट इट। सेकेंड केस, 3 या 3 से बड़ी संख्या, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर, E2, तो 3 या 3 से बड़ी, तो 3 4 5 एंड 6। गॉट इट। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा 4/6। अब ये लिखने की आप लिखेंगे, आपको एग्जाम में आएगा, आप तो लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स चाहिए, मुझे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी है, मुझे लगता है मेरे बच्चों को समझ में आए, है ना, तो आप लेकिन बच्चों पूरा लिखेंगे। ओके, थर्ड है, थर्ड पार्ट है, एक या एक से छोटी संख्या, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर, तो भैया लेस देन तो कोई है नहीं, एक से छोटा तो कोई है नहीं, हाँ लेकिन एक खुद आ सकता है, ये इन्होंने हमसे बोल दिया एक खुद आ सकता है, तो PE3 यहाँ लिखना चाहिए मुझे, PE2, PE3 कितना होगा 1/6, NE/NS होता है ना। फोर्थ पार्ट, 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना, अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, तो बढ़िया भैया उस 6 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे आएगा रिक्त समुच्चय या फिर सिंपल 5 लिख दीजिए, है ना, तो PE4 होगा 0/6, दैट इज 0। फिफ्थ पार्ट, अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर, 6 से छोटा, तो 6 से छोटा 6 को छोड़कर सभी हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, तो आपकी PE5 बच्चों हो गई 5/6। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको सभी सम्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और बेसिक्स भी क्लियर हुए होंगे, है ना। अब एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करो, है ना, मेरा तो अगला वीडियो आएगा ही आएगा, आप अपना बेसिक्स पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को खुद ट्राई करो, मज़ा आता है, खुद कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है ऐसा करने से, ठीक है। खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आबाद रहिए, जिंदा दिल रहिए, खेलिए कूदिए लेकिन पढ़िए ज़रूर साथ में। जय हिंद।